नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर थाना इलाके में मौजूद एक गोदाम में छापा मारकर 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें 32 सिलेंडर 67 लीटर की क्षमता वाले हैं, जबकि 16 सिलेंडर 10 लीटर की क्षमता वाले हैं। गोदाम एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है। जांच करने पर यह बात भी सामने आई कि आरोपी अनिल बिना लाइसेंस के ही गैस की सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन जब कोरोना फैलने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसने सिलेंडर को जमा कर लिया और लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचने लगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जोरों पर है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजधानी के सभी अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में तेजी ला दी गई। शाहदरा इलाके में एक अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर महज 2 घंटे में ही यूपी के मोदी नगर से ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंचवाया। वहीं उत्तरी दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों की जान खतरे में पड़ गई तो बिना देरी किए वहां ऑक्सीजन के 33 सिलेंडर पहुंचाए गए। इलाके के कई बड़े पुलिस अधिकारी खुद इसकी निगरानी करते दिखाई दिए। वहीं पुलिस की एक टीम उन सिलेंडरों को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंची। कुछ इसी तरह की तस्वीरें गंगाराम अस्पताल से भी सामने आई। ऑक्सीजन की कमी से वहां के हालात बेहद खराब थे। पिछले 24 घंटे में करीब 25 कोरोना मरीज वहां सांसों की जंग हार गए थे, जिसके बाद आनन फानन में वहां ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंचाया गया, क्योंकि 60 मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। साकेत के मैक्स अस्पताल में तो कोरोना के 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। ऐसे में वहां ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत और चीन की सीमा के पास एक ग्लेशियर टूट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि भारी बर्फबारी की वजह से ये ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने वहां अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने उस इलाके में एनटीपीसी के चल रहे काम को रात के वक्त रोक देने के निर्देश भी दिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम के इस बदले मिजाज का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जहां कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। लाहौल स्पीति से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक इलाके में कई फीट बर्फ जमी दिखी। सड़कें, मकान और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। पारा करीब 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसने लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। कई इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। राजधानी शिमला में तो बर्फबारी ने सेब की फसल ही चौपट कर दी। वहाँ का मौसम ऐसा बदला कि चारों तरफ बर्फ का ही कब्जा हो गया। वहीं कुछ इलाके में बारिश के साथ ओले भी पड़े। इस बीच मौसम विभाग से भी लोगों को राहत की खबर नहीं मिली। आने वाले जो दिन है इसमें भी बारिश की जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी। उत्तराखंड के भी कई जगहों पर हुई बर्फबारी ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। चमोली में इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ सफेद नजर आने लगा, तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश से मौसम अचानक और ठंडा हो गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाने के बाद भी कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। पूरे राज्य में कई दिनों से कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 66,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि इस बीमारी की वजह से रिकॉर्ड 773 लोगों की जान चली गई। पुणे के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 9,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 137 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद नागपुर का नंबर आता है। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 7,500 केस सामने आए हैं और 82 लोगों की जान चली गई। तो वहीं मुंबई में 7,200 से ज्यादा केस मिले हैं और 72 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 63,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के पास पहुंच गई है। यूक्रेन के साथ पिछले कई हफ्तों से जारी तनाव के बीच रूस ने शक्ति प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों को चेतावनी देने की कोशिश की। हालांकि रूस यूक्रेन के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों को बुलाने का आदेश दे चुका है।
लेकिन इसी के साथ उसने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ताकत दिखाने की कोशिश भी की। इस सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी वक्त अपनी सेना को तेजी से सीमा तक पहुंचाना था। इसके लिए रूस ने विमानों के जरिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को मोर्चे तक बिना वक्त गवाए पहुंचाने की ताकत परखी। रूस के इस अभ्यास में नेवी भी शामिल थी। जमीन के साथ पानी में भी चल सकने वाले कई टैंक जंगी जहाजों के अंदर जाते दिखाई दिए। इन जहाजों के जरिए टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन के करीब तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह लड़ाकू विमानों ने भी बिना वक्त गवाए पलटवार का अभ्यास किया। एक दूसरी तस्वीर में बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक मौजूद दिखे। सैनिकों का एक बड़ा जत्था हेलीकॉप्टर पर सवार होता दिखा। वहां कई हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते दिखाई दिए। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने एक विमान में सवार होकर इस पूरे अभियान का जायजा लिया। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने वहां अभी भी अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई भारी हथियार तैनात कर रखे हैं। महाराष्ट्र की ही तरह उत्तर प्रदेश के हालात भी कोरोना से हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 37,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 199 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी लखनऊ के हैं। वहां 24 घंटे में करीब 5,600 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद कानपुर में करीब 2,000 केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं प्रयागराज में कोरोना के 1900 से ज्यादा केस मिले हैं और वहां 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ठीक इसी तरह वाराणसी में करीब 1500 मरीज मिले हैं और 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राज्य में कोरोना से अब तक करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि प्रधानमंत्री के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल के रवैये से केंद्र सरकार नाराज है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो समाधान के बजाय सियासत पर बोलने में लगे रहे। इतना ही नहीं, इस अहम और संवेदनशील बैठक का वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। असल में केजरीवाल ने मीटिंग में कोरोना से निपटने पर राष्ट्रीय योजना बनाने की जरूरत बताई और सेना की सुरक्षा में ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही ये भी कहा कि इसकी सप्लाई दुरुस्त करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, जिस पर प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो पहले से चल रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के लोगों के लिए पूरी मदद दी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे लागू करने में नाकाम रहे। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने अलग अलग इलाकों के अपने अस्पतालों में करीब 1100 से बढ़ाकर बेड की संख्या 3,600 से ज्यादा कर दी है, जिनमें करीब 500 आईसीयू वाले बिस्तर भी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए रोजाना ऑक्सीजन का कोटा 378 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मैट्रिक टन किया जा चुका है और जो टैंकर ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं वो भी बिना रुकावट राजधानी पहुंच सके, इसके भी पूरे इंतजाम गृह मंत्रालय ने किए हैं। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सभी गोल्ड मेडल जीत लिए। भारतीय मुक्केबाजों ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सभी 7 गोल्ड मेडल जीत लिए, जिस पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इन मुक्केबाजों की तारीफ की। मेडिकल टेस्ट करने वाली कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने कोरोना के RT-PCR टेस्ट पर सफाई दी और बताया कि उसने दिल्ली NCR में टेस्ट बंद नहीं किए हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थीं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने कोरोना के टेस्ट रोक दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह कोरोना से ठीक हो गए। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। पिछले दिनों वीरभद्र सिंह को इलाज के लिए पंजाब में मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अभिनेता अमित मिस्त्री का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। वो हिंदी और गुजराती की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशों से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने का फैसला लिया। इसके लिए राज्य सरकार ने टेंडर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश, सिंगापुर और मिस्र की कंपनियों ने इस टेंडर को हासिल करने में अपनी रुचि दिखाई है। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल है। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या ना तो कम हो रही है और ना ही मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 348 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,500 के पार पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर
32% से ज्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर मौजूद एक मिनी बस आग की चपेट में आकर राख हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें वो बस धुंधु कर जलती दिखाई दी। जल्द ही पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बीच सड़क पर जलती बस को देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। काफी देर की मेहनत के बाद किसी तरह आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग की चपेट में आने से बस पूरी तरह बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों गुटों के कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया कि ये विवाद बच्चों के झगड़े के बाद शुरू हुआ था। जिसमें दोनों तरफ के बड़े लोग कूद गए और बच्चों की लड़ाई को बड़ों के फसाद में तब्दील कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें बात इतनी बिगड़ी दिखी कि एक गुट के लोग लगातार दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरों की बरसात करते रहे, जिसका जवाब दूसरे गुट ने फायरिंग से दिया। फायरिंग हुई तो अफरा तफरी भी मची। इसने विवाद को और हवा दे दी। एक बुजुर्ग भी दूसरे गुट पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इसके बाद वहां फिर गोली चली। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की किल्लत होने पर कई शहरों में कालाबाजारी ने उड़ान भर ली है, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। जहां ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले डीलर के पास जब हमारी टीम पहुंची तो उसकी दुकान पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भरमार दिखी, लेकिन पर्दे के पीछे उसके दाम ऐसे कि खरीदने वालों के पसीने छूट जाएं। 15 से 15,500 के अंदर एक सिलेंडर आराम से मिल सकता है अगर आपके पास में पैसे हैं तो। क्राइसिस के नाम पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले में राज्य के परिवहन मंत्री ने साफ किया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कहीं भी ऑक्सीजन की या रेमडेसिविर की कालाबाजारी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, पूरा एक्शन भी लेंगे। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिली, जहां ऑक्सीजन बनाने वाले एक प्लांट के बाहर गाड़ियों का तांता लगा दिखा। हर एक गाड़ी में ऑक्सीजन भरने के लिए बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे थे, लेकिन वहां के बाजारों में हो रही कालाबाजारी ने भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, इसके वजह से ब्लैक से वो बोले हैं कि 10,000 रुपये लाइए तो हम आपको ऑक्सीजन ब्लैक से दे सकते हैं। प्रशासन ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया गया है। इस प्लांट में कई लोग अपनी बारी का इंतजार करते मिले ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की जान को बचाया जा सके। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने यहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 9 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोप है कि ये लोग 10 से 12,000 रुपए में मिलने वाले इन गैस सिलेंडरों को 70 से 90,000 रुपए में बेच रहे थे। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोने के अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स पुलिस और सेना ने मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षा बल की टीम ने वहां सोने की एक खदान पर छापा मारा और वहां इस्तेमाल होने वाली करीब 2.5 करोड़ की मशीनों को नष्ट कर दिया, ताकि खनन माफिया की कमर टूटकर रह जाए। सामने आई तस्वीरों में एंटी नारकोटिक्स पुलिस और सेना के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार दिखे। हाथों में ढाल, बड़ी बड़ी बंदूक और गोला बारूद लेकर सैनिक फुर्ती से हेलीकॉप्टर में चढ़े और दूर दराज के इलाकों में मिशन पर निकल गए। उन्होंने आसमान से ही घने जंगलों के बीच होते सोने के काले धंधे पर अपनी नजर गड़ा ली। इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरे, जवान खादान में चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए और अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम मशीनों को फूंक दिया गया। पुलिस की भनक लगते ही खादान में काम करने वाले कई मजदूर तो वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जो वहीं रह गए वो जवानों के आगे अपना दुखड़ा रोते दिखे। बताया गया कि ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने सोने के अवैध खनन पर ऐसी गहरी चोट की कि उसे करोड़ों की चपत लग गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के नौहाटी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, लेकिन इलाके में हड़कंप तब मच गया जब वहां बमबाजी होने लगी।
आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई बम फेंके। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी वहां बमबाजी होती रही। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवा लिया, लेकिन इस घटना की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कोरोना पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र की इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक टाल दी और सलाहकार हरीश साल्वे को भी इस मामले से अलग कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि कुछ बड़े वकील आरोप लगा रहे हैं कि वो सीजेआई के दोस्त हैं, इसलिए वो इस मामले से खुद को अलग करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ किया कि उसने कभी भी किसी हाईकोर्ट को कोरोना पर सुनवाई करने या आदेश देने से नहीं रोका है। वो तो बस ये चाहता है कि 2 हाईकोर्ट या 2 राज्यों में किसी तरह का टकराव ना हो और सबको जरूरत के हिसाब से संसाधन मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के गहराते संकट पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला लिया था, जिसमें वो हाईकोर्ट के लॉकडाउन लगाने का आदेश देने के अधिकार की भी समीक्षा करी। मध्य प्रदेश के बैतूल में नर्सों ने मरीजों की मदद के लिए नई पहल की। मध्य प्रदेश के बैतूल में नर्स स्टाफ ने कोरोना मरीजों के लिए अलग पहल की। अब वहां कुछ नर्स मिलकर भक्ति गाने सुनाती हैं, ताकि ये मरीज ऐसे मुश्किल समय में अपना दर्द भूल पाएं और वो जल्द ठीक हों। दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात एएसआई सुरेश सिंधु और उनकी पत्नी की कोरोना से मौत हो गई। एएसआई सुरेश सिंधु द्वारिका जिले में तैनात थे। महाराष्ट्र की शिरडी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी करने का आरोप लगा। दिल्ली के ग्रीन पार्क में एक दवा की दुकान के बाहर काफी भीड़ नजर आई। ये लोग वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने पहुंचे थे, लेकिन दुकान वालों की तरफ से ये इंजेक्शन नहीं होने की बात कही गई। उत्तराखंड सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतार दिया। नक्सलियों ने भांसी और बचेली के बीच इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के वक्त ट्रेन में 30 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। बताया गया कि ट्रेन को पटरी से उतारने के बाद नक्सलियों ने यात्रियों को 26 अप्रैल को भारत बंद करने के लिए पर्चे दिए। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने ट्रेन पर वो पर्चों को भी चिपका दिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना के वक्त मौके पर एक महिला नक्सली भी मौजूद थी, जो वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथियों के साथ संपर्क कर रही थी। यात्रियों की मदद के लिए रिजर्व गार्ड के जवानों को तैनात किया गया। बिहार के दानापुर में लोगों से भरी एक गाड़ी रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में जा गिरी। बताया गया कि नदी पर बने पुल पर फिसलन होने की वजह से उस गाड़ी के पहिए कुछ इस तरह घूमे कि 9 लोग काल के गाल में समा गए। जिनके शवों को घटना की जगह पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम नदी में उतरकर ढूंढने में जुट गई, लेकिन इससे पहले वहां जुटी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। पूरे पुल और उसके आसपास लोग ही लोग दिखाई दिए। ऐसे में पुल से गुजरने में दूसरी गाड़ियों को भी परेशानी हुई, जबकि इस हादसे में जान से हाथ धो बैठे लोगों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो गया। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के करीब 12 नए मरीज सामने आए हैं और 60 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 4,300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल मामलों में 4 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, जिनमें एक्टिव केस 64,000 से ज्यादा हैं। तो वहीं अब तक पूरे राज्य में इस महामारी की वजह से 3600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के विदिशा से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक कोरोना मरीज का शव गाड़ी से निकलकर सड़क पर जा गिरा। ये घटना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर हुई। जब शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तभी अस्पताल के मेन गेट से बाहर निकलते ही गाड़ी में रखा शव अचानक सड़क पर गिर गया। ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो तो उस गाड़ी के पीछे चल रहे लोग चिल्लाने लगे, जिसके बाद वो गाड़ी रुकी। शव के गाड़ी से गिरने के बाद लोगों ने वहां हंगामा किया। वो ड्राइवर पर सवार हो गए। बाद में अस्पताल के स्टाफ ने शव को गाड़ी में वापस रखवाया।
गुजरात में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में वहां करीब 14,000 केस सामने आए हैं और 142 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात अहमदाबाद के हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 5400 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 22 लोगों की जान चली गई। इसी तरह सूरत में कोरोना के 2800 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 16 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,67,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक इस महामारी की चपेट में आने से 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1 महीना पहले पुलिस की गोली का शिकार होने वाले अफ्रीकी मूल के एक आदमी की अमेरिकी की गोलीकांड का वीडियो जारी कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि गोली चलाने वाले इस पुलिस अफसर ने 2018 में भी ताबड़तोड़ 9 गोलियां चलाकर 33 साल के एक शख्स को भून डाला था। 2 दिन पहले उस मामले में पुलिसकर्मी पर आरोप तय हुए और उसी दिन पिछले महीने का ये वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें पुलिस अफसर सड़क पर चलते उस शख्स का पीछा करता दिखा। वो आदमी आराम से कहीं जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे रुकने को कहा। Come here. अफ्रीकी मूल का नागरिक नहीं माना, वो सीधा चलता रहा। जब पुलिस वाला उसके बेहद करीब आ गया तो उसने चाकू निकाल लिया। आदमी के हाथ में चाकू देखते ही पुलिस वाला चौकन्ना हो गया और उसने उस पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद तो ट्रैफिक का शोर गोली की गूंज में दब गया। दिन दहाड़े बीच चौराहे पर पुलिस ने गोली चला दी और अफ्रीकी मूल का नागरिक जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि पुलिस को शक था कि उसने इलाके में कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके थे, इसलिए वो उससे पूछताछ करना चाहती थी। मध्य प्रदेश के हालात भी सुधरने की जगह और बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी पिछले 24 घंटे के अंदर 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 74 लोगों की जान चली गई। अकेले इंदौर में कोरोना के 1,782 केस मिले हैं और वहां 6 लोगों की मौत हुई है। ठीक इसी तरह भोपाल में 1,753 केस सामने आए हैं और वहां 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। ग्वालियर में करीब 1200 और जबलपुर में 806 कोरोना के केस मिले हैं। राज्य में अब 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक इस बीमारी ने 4,900 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें पीएम की ओर से कई जरूरी सुझाव दिए गए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए इससे जुड़े विभाग और मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्यों से कई कड़े कदम उठाने को कहा। तो वहीं इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सभी राज्य सरकारें ये तय करें कि ऑक्सीजन टैंकर को कहीं भी रोका ना जाए और उन्होंने राज्यों के अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया, जो केंद्र की तरफ से भेजी गई ऑक्सीजन को जरूरत के हिसाब से राज्यों के अस्पतालों तक पहुंचाने का काम। झारखंड से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए चल पड़ी। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन लखनऊ रवाना हो गई। इस ट्रेन में टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन भेजी गई। अक्षय कुमार समेत कई लोगों ने संगीत निर्देशक श्रवण राठौर के निधन पर दुख जताया। एक दिन पहले श्रवण राठौर का कोरोना की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उन्होंने संगीत निर्देशक नदीम के साथ कई साल तक काम किया, जिससे ये जोड़ी नदीम श्रवण के नाम से मशहूर थी। दावा है कि हरियाणा के जिंद में जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर है। आशंका है कि दही में छिपकली गिर गई थी और फिर दही से लस्सी बनाते समय ये छिपकली इसमें घुल गई। गुजरात में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार नजर आई। इस दौरान कई मरीजों को घंटों तक एम्बुलेंस में ही रहने को मजबूर होना पड़ा। अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत बढ़ी है। फिलहाल अभी एक भी अस्पताल में बिस्तर अवेलेबल नहीं हो पाया है। रक्षा मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में भर्ती हुए डॉक्टरों का कार्यकाल दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। राजस्थान के कोटा से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां करीब 7 फीट लंबे कोबरा को पकड़ने में लोगों के पसीने छूट गए। एक कोचिंग सेंटर के पास कोबरा को देखने के बाद कुछ लोगों ने उसकी खबर सांप पकड़ने वाले को दी, जिसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गया। कुछ देर में ही एक दीवार के पीछे छिपे कोबरा को काबू में करने की कोशिश शुरू की गई।
किंग कोबरा प्रजाति का ये सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए उसे पकड़ने के दौरान लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। इसके बाद सांप पकड़ने वाले ने सावधानी बरतते हुए उसे दबोच लिया। इस दौरान कोबरा सांप ने उसे डसने की भी कोशिश की, लेकिन वो तुरंत अलर्ट हो गया। गार्ड ने सूचना दी, मैंने तुरंत आके उसको पकड़ा। अब मैं इसको जंगल में रिलीज करूंगा। सांप को पकड़े जाने के बाद वहां दहशत से भरे लोगों ने भी राहत की सांस ली। बिहार की राजधानी पटना के अगम कुआं थाने में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की कई गाड़ियां उसे बुझाने के लिए बुलाई गई, लेकिन तब तक थाने में खड़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां आग में घिर गईं। उसकी लपटें कई फीट ऊपर उठने लगीं और धुआं चारों तरफ तेजी से फैलने लगा। इन तस्वीरों को देखकर वहां हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। हादसे की जानकारी मिलते ही कई बड़े पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए और जवानों को निर्देश देते दिखाई दिए। इस आग में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गईं। वहीं लोगों ने एक ट्रांसफार्मर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। आग को पूरी तरह बुझाने तक काफी नुकसान हो चुका था। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में सिर्फ 10 दिन में बनकर तैयार हुए धनवंतरी कोविड अस्पताल का दौरा किया। कोरोना मरीजों के लिए बनाई अस्पताल अगले कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा, जिसे गुजरात सरकार ने डीआरडीओ, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है। आपको बता दें, 950 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 250 आईसीयू बेड की भी व्यवस्था है। वहां 50 डॉक्टरों समेत 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी तैनात होंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी गृह मंत्री के साथ मौजूद थे।